हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता होगा कि द कंज्यूरिंग एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में एक हंसता खेलता परिवार एक घर में रहने के लिए आता है, जो कि भूत पिशाच और आत्माओं की चपेट में था। हालांकि जो फिल्म में बातें दिखाई गई हैं वो कुछ हद तक सच हैं, लेकिन उन घटनाओं की एकदम पक्की जानकारी शायद ही बहुत कम लोगों को है। तो आज के हम अपनी इस वीडियो में द कंज्यूरिंग मूवी की एकदम सच्ची घटनाओं से आपको रूबरू करवाएंगे। सन 1970 में ठंड के मौसम में रॉजर और उनकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटी फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुए, जो कि 200 एकड़ में फैला हुआ था और स्थानीय लोग इसे ओल्ड आर्नोल्ड स्टेट के नाम से भी जानते थे। इसे सन 1736 में बनाया गया था। साथ ही रॉजर की फैमिली ने इस फार्म हाउस में 8-10 साल गुजारने का निर्णय लिया था, लेकिन वहां जाने के कुछ ही दिन बाद से रॉजर की फैमिली को वहां पे रहने वाली आत्माओं का एहसास होने लगा था। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हुई जिससे कि वहां पे उन्हें पता लग गया था उस फार्म हाउस में किसी अलौकिक शक्ति का वास है। हालांकि इस परिवार को जिस स्टार्टिंग में जिन आत्माओं से सामना हुआ था वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। बच्चों के माँ बाप का कहना है कि वो आत्माएं बस उनके बच्चों को खेलते हुए देखती थीं और कभी कभी उनके बच्चों से बातें भी करती थीं। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ की परिस्थितियों ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया। रॉजर और उसके परिवार के घर में कई सारी असाधारण घटनाएं घटने लगी। खास तौर से यहाँ पे रात को कई सारी अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कि घर में लगे फोटो का अचानक से गिर जाना और घर के सामानों का अपने आप जगह बदल लेना। यहाँ तक कि कई बार बच्चों की बेड हवा में तैरने लगती थी। इन सारी हरकतों से ये परिवार काफी ज्यादा घबराने लगा और उन दिनों घर के हॉल में आत्माओं का बसेरा था। खास करके उन छोटे बच्चों की आत्माएं जो कि इस परिवार को रात में सोने नहीं देती थी। सब कुछ फिर भी काफी हद तक नियंत्रण में था, लेकिन उसके बाद अचानक से यहाँ पे किसी एक ऐसी आत्मा का आगमन हुआ जिससे ये घर बहुत ही ज्यादा भूतिया जगह में तब्दील हो गया। ये रूह जिस औरत का था उसका नाम बशीबा था। बशीबा ने बच्चों की मां कैरोलिन को अपना निशाना बनाया और उसे शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाने लगी। माना जाता है कि ये सब बशीबा ने द्वेष में आकर किया। कैरोलिन के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा कठिन था, क्योंकि बशीबा उसे रात जितना हो सके उतना चोट पहुंचाती थी। एक ऐसा समय भी आया जब इस आत्मा ने कैरोलिन को बीच रात में उठाकर शैतानी आवाज में जोर जोर से घर से बाहर जाने को बोलने लगी। ऐसा करते वक्त वो कैरोलिन के ठीक ऊपर बैठी थी। इस परिवार द्वारा ये बताया गया है कि ये रूह देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और इसका सर गले की बाएं तरफ लटका हुआ रहता था, मानो कि जैसे गर्दन को मरोड़ कर तोड़ा गया हो। कैरोलिन ने यह भी बताया कि वो उसे सुई या फिर वैसी औजारों से बार बार उसे चुभाती थी। कई बार उसके बिस्तर को जमीन से हवा में टहराने लगती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चला और अचानक से ये सब होना बंद हो गया। बशीबा कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके शरीर को अपने काबू में करने लगी थी। वो उसके शरीर पे धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने में कामयाब भी होने लगी थी। अगर हम बशीबा की पुरानी जिंदगी में झांकने की कोशिश करें जब वो जिंदा थी, तो हमें इस पहलू की हर एक कड़ी जुड़ती हुई दिखती है। बशीबा का जन्म 1812 में रोड आइलैंड पे हुआ था। 10 मार्च 1844 में बशीबा की शादी जडसन शर्मन से हुई। वो लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने आर्नल्ड स्टेट में आए। बशीबा को एक बेटा था जिसका नाम हार्वर्ड था। ऐसा कहा जाता है कि बशीबा के 3 और बच्चे थे जो बचपन में रहस्यमय तरीके से मृत अवस्था में पाए गए थे। इन सारी घटनाओं की गांव में ऐसे चर्चा होने लगी थी कि बशीबा एक डायन है जो कि अपने बच्चों की आहुति देती है और उनकी आत्माओं को शैतान के हवाले कर देती है। ये बातें इसीलिए भी फैली जा रही थी क्योंकि जब बशीबा की एक बेटी मृत पाई और वहां की पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी, तब उनको पता लगा कि बशीबा की बेटी के सर पे किसी ने सुइयां चुभाई थी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई। इस सब के बावजूद भी बशीबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, जिस वजह के कारण उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सन 1850 में बशीबा की मृत्यु हुई। बशीबा ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये क्यों हुआ ये शायद कोई नहीं जानता। जब आप सब लोग बशीबा के बारे में जान चुके हैं तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि वो क्यों कैरोलिन को सुई चुभोती थी और क्यों उसकी गर्दन बाईं तरफ लटकी हुई थी। अब
चलिए जानते हैं कैटलिन और उसके परिवार के साथ आगे क्या हुआ। बार बार इन घटनाओं की होने की वजह से रोचर ने वॉरेंस की मदद लेने की सोची। वॉरेंस उन दिनों अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च को लेके बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें आत्माओं के चंगुल से बचाया था। ऐसे ही वॉरेंस ने उस घर में प्रवेश किया, उन्हें वहां पर असाधारण शक्तियों का एहसास हो गया। लॉरेन और वॉरेन को ये बताते देर नहीं लगी कि कैरलिन के शरीर पे अब उसका वश नहीं था, बल्कि किसी शैतानी और ताकतवर आत्मा के कब्जे में था। वॉरेंस ने यह तय किया कि अब वो पूरे घर की अच्छी तरीके से तहकीकात करेंगे और आत्माओं को दूर भगाएंगे। ये कदम उन पे ही भारी पड़ा, क्योंकि ऐसा करने से आत्माएं और भी ज्यादा चिढ़ गईं और सामान को इधर उधर पटकने लगी। फिल्म में हमें ऐसा दिखाया गया है कि वॉरेन ने एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कैरलिन पे परफॉर्म की थी, लेकिन एड और लॉरेन ने असल में एक्सोर्सिज्म किया ही नहीं था। उन्होंने सांसे नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से कोई भी मरे हुए लोगों की आत्माओं से संपर्क बनाकर कांटेक्ट कर सकता है। कैटलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने ये साफ बताया है कि वॉरेंस ने सांसे की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, इससे वहाँ का माहौल बद से बदतर हो गया। उन्होंने ऐसे रहस्यमय दरवाजे को खोल के आत्माओं को बुलाया जिसे वो वापस कभी बंद ही नहीं कर पाए। इस सब घटना के पश्चात एंड्रिया के पिता वॉचर ने लॉरेंस को घर से बाहर निकाल दिया था। आर्थिक कमियों के कारण कैटलिन और उसका परिवार इस घर को आगे के 7 साल तक छोड़ नहीं पाया और इन सारी घटनाओं से जूझता रहा। और इस सब के बाद उन्होंने इस घर को छोड़कर जॉर्जिया नाम के शहर में अपना नया घर बसाया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये सारी घटनाओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और जॉर्जिया में भी उनके घर में ये सारी घटनाएं घटती रहीं। सन 2011 में एंड्रिया ने इन घटनाओं पर घटित एक किताब लिखी, जो कि 3 भाग में बनाई। इस किताब का नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है। इस सब के बाद सन 2013 में द कंज्यूरिंग आई, जो कि एक सस्ते बजट पे बनी हुई मूवी थी और जिसने बहुत ही ज़्यादा कमाई भी की थी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो से जुड़ा रहना है तो हमारे चैनल हॉरर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।